गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका पुनः एक बार केसीसी क्लास पतूत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के सारे विषयों को, जिसमें हमारा मैथ, साइंस, एसएसटी और हिंदी इंग्लिश को आपको पढ़ाया जाएगा। मैं आपको पढ़ाता हूं साइंस। अभी तक हमारे इस लेक्चर्स में एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में था। यह हमारा वीडियो सीरीज का दूसरा चैप्टर है, जिसमें हम अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो देखिए, हमारा जो आज का चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण। सबसे पहली बात कि बहुत लोग मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि क्षारक को क्षार पढ़ देते हैं। ठीक, तो हम क्षारक और क्षार के बारे में भी अंतर पता करेंगे कि दोनों में क्या माइनर डिफरेंस होता है, जिसके कारण से आपके मार्क्स में अंतर आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले परिभाषित करते हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। तो देखिए, अम्ल के बारे में है वैसा पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है। H+ मतलब हाइड्रोजन भी इसको लिख सकते हैं, हाइड्रोजन ही होता है। अर्थात कि वैसा पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को मुक्त करे वह अम्ल होता है। और इसके बाद इसके कुछ प्राकृतिक गुण भी होते हैं, जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर आप अम्ल पर नीले लिटमस पत्र पर अम्ल का प्रयोग करेंगे तो वह उसको लाल रंग में चेंज कर देता है। और फिर देखिए कुछ अम्ल का उदाहरण, जैसे HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और थर्ड में है CH3COOH, एथोनिक अम्ल। जो आपको चींटी या कोई चीज़ जो कीड़े मकोड़े काटते हैं तो आपको जलन होता है, वह इससे एथोनिक अम्ल कहते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा। और फिर देखिए अगला हमारा है क्षारक के बारे में। क्षारक क्या होता है? तो क्षारक अम्ल के सीधे अपोजिट होता है। इसको अगर हम जलीय विलयन में इसका हम प्रयोग करते हैं तो वह हाइड्रोजन ऑक्साइड देता है, OH, और वो भी निगेटिव में। तो देखिए, जो पदार्थ जलीय विलयन में OH आयन प्रदान करते हैं उसे क्षारक कहते हैं। और यह क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे आप साबुन वगैरह जिसमें होता है उसमें क्षारक का प्रयोग रहता है, तो आप साबुन का कभी कभी आपके अंदर नहाते समय जीभ से टच होता होगा तो आपको कड़वा लगता है। फिर देखिए, अगर हम इस पर लिटमस का पत्र के माध्यम से इसको पहचानने का प्रयास करेंगे तो यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और भी इसके सूचक हैं, जो हम सूचक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस थोड़े से जानकारी के लिए कि लिटमस पत्र क्या होता है, उसको क्या अम्ल क्या करता है और क्षारक क्या कर देता है। उसके बाद इसका कुछ एग्जाम्पल देख देते हैं कि क्षारक का क्या क्या एग्जाम्पल है। तो यहाँ NaOH, इसको सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं। इसका पूरा नाम लिख लीजिए आप भी, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। KOH है, इसको आप पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड कहेंगे, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। और NH4OH है, इसको आप लोग अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड कहेंगे। जो आपके फर्टिलाइजर खाद वगैरह होता है उसमें अमोनियम का प्रयोग होता है, तो यही होता है। और आप देखते होंगे कि आपके धान का या गेहूं का कोई भी फसल रहता है तो आप जब खाद का छिड़काव करते हैं तो पानी में जल्दी से घुलनशील हो जाता है, तो इसको आप अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसका नामांकन आप कर लेंगे। फिर देखिए, हमने बताया था कि क्षारक और क्षार दो चीज़ होते हैं, तो उनमें क्या अंतर होता है। तो देखिए, हमने यहाँ परिभाषित किया है वैसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील हो जाता है वह क्षारक कहलाता है, और जो जल में नहीं घुलेगा वह क्षारक ही रहेंगे। ठीक, और जो जल में घुल जाएंगे उन्हें हम क्षार के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, साबुन में प्रयोग होता है। आप जब डिटर्जेंट जो सर्फ होता है कपड़ा धोने वाला, उसमें भी NaOH का प्रयोग होता है। तो यह हमारा क्षार हुआ। क्षार एक बार और सुन लीजिए, जो जल में घुलनशील क्षारक हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। ठीक, अब देखिए
यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारा सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होता है और तनु अम्ल क्या होता है। हम जैसे क्षारक से हम क्षार को समझे उसी प्रकार से अम्ल भी दो तरीके से विभाजित होता है, एक सांद्र अम्ल के रूप में और एक तनु अम्ल के रूप में। तो सांद्र मतलब ऐसा समझिए कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा अम्ल, ठीक, और तनु मतलब पतला अम्ल। तो इसी को अगर आप परिभाषित करना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को थोड़ा सा, वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक रहती है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। और तनु अम्ल क्या हो जाएगा, जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा ज़्यादा हो। तो लिख दें वैसा विलयन जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में हो। सांद्र अम्ल कहते हैं। तो अगर हमारे पास सांद्र अम्ल है तो उसको हम तनु अम्ल में बनाना चाहेंगे तो हम उसमें स्वाभाविक है ज़्यादा। अगला टॉपिक है हमारा सूचक। सूचक क्या होता है कि जो हमें बताए कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षारक है, ऐसे बताने वाले पदार्थ को हम सूचक कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि हमें सूचित करेगा कि कौन सा पदार्थ अम्लीय गुण वाला है और कौन सा क्षारीय गुण वाला है, या कौन सा पदार्थ में दोनों गुण नहीं है। तो देखिए हम परिभाषित करते हैं सूचक होता क्या है, किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। सूचक क्या करते हैं कि अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। और क्या किस माध्यम से दर्शाते हैं, या तो इनका रंग चेंज हो जाएगा या उस विलयन के गंध में यह परिवर्तन कर देंगे, उनके रंग को चेंज करेंगे या उसके गंध को परिवर्तन कर देंगे। तो हमें पता चलेगा कि यह अम्लीय है या क्षारीय है। या कभी कभी सूचक अम्ल या क्षारक के में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं तो हम उसको लवण भी कह देते हैं। देखिए अब सूचक तीन प्रकार से होते हैं, सूचक भी तीन प्रकार के होते हैं। देखिए पहला हो गया प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक और तीसरा गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक वैसे सूचक को कहेंगे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जिनको हम पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, वह प्राकृतिक सूचक हो जाएंगे। जो कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक कहेंगे, जो कि हम मनुष्य खुद से बनाते हैं, लैब में बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करा के हम जो तैयार करते हैं वह हमारा कृत्रिम सूचक हो जाएगा। और तीसरा है सूचक गंधीय सूचक। जो गंधीय सूचक हमें उस अम्ल और क्षार का जो विलयन रहेगा उसके गंध में परिवर्तन करा करके बताएगा कि यह अम्ल है या क्षार है। तो इस प्रकार के सूचक हमारा गंधीय सूचक हो जाएगा। अब हम एक एक करके इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं क्या होता है। प्राकृतिक सूचक जैसा हमने बताया उसी प्रकार से आप भी अपने नोट्सबुक में परिभाषित कर सकते हैं। वैसे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अर्थात में आप यहाँ लिख लेंगे पेड़ पौधे या जंतुओं से भी जो प्राप्त हुए उन सूचक को हम प्राकृतिक सूचक भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है एक लिटमस पत्र। लिटमस पत्र क्या होता है, यह दो तरह के होते हैं, एक लाल लिटमस पत्र होता है, एक नीला लिटमस पत्र होता है। तो अगर हम अम्ल के साथ नीला लिटमस पत्र की प्रक्रिया कराएं, नीला लिटमस पत्र का प्रक्रिया कराएं तो वह हमें लाल रंग में चेंज हो जाता है, तो हमें पता चलता है कि हाँ यह अम्ल है। सेकंड है हमारा क्षारक। अगर हम लाल लिटमस पत्र पर क्षारक अगर उस पर डालेंगे तो वह उसका रंग चेंज होकर नीला रंग हो जाएगा। तो लिटमस पत्र हमें बताता है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है। सेकंड है हमारा हल्दी, जो हमें पौधे से प्राप्त होता है। तो हल्दी क्या होता है, जब वह अम्ल हल्दी पर हम गिराते हैं तो क्या होता है कि वह उसके रंग में चेंजिंग हो जाता है, ज़्यादा गाढ़ा पीला रंग का हो जाता है। और जब हम उस पर क्षार का प्रयोग करते हैं तो वह लाल हो जाता है। और लाल हो जाता है तो इसका आप एक उदाहरण देखिएगा, जब आप खाना वाना खाते होंगे तो कभी गलती से आपके कपड़े पे सब्जी वगैरह का रस गिर जाता है और उसको जब आप साबुन से या सर्फ से साफ करते हैं तो वह लाल रंग के हो जाता है। और साबुन और सर्फ में क्षारीय पदार्थ रहता है, तो इससे भी हम
याद रख सकते हैं कि हल्दी क्षार के साथ प्रक्रिया करके अभिक्रिया करके लाल रंग में परिवर्तन करता है। सारा कुछ हमारा जो है दैनिक जीवन में उपयोग होता है। तो थोड़ी छोटी छोटी बातें को हम ध्यान में रख करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को लिख सकते हैं, और इस प्रकार से अगर हम लिखेंगे तो हमारे आंसर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। देखिए दूसरा नंबर का है कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक, जो कि रसायन द्वारा बनाया जाता है, लैब में तैयार किया जाता है, मनुष्य द्वारा कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। उसमें एक एग्जाम्पल है फिनोल्फ्थालीन। फिनोल्फ्थालीन की गोली को अगर आप क्षारीय घोल में डालेंगे तो वह गुलाबी रंग में चेंज हो जाएगा, और उस पर अगर हम अम्ल का प्रयोग करेंगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक, तो अगर कोई चेंजिंग नहीं आया तो हम समझेंगे कि वह अम्ल है। अगर उसके चेंज होकर अगर वह गुलाबी रंग में आ जाता है तो समझेंगे कि हमारा जो विलयन है वह क्षारीय है। दूसरा है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज अगर इस पर हम क्षार का प्रयोग करेंगे तो यह पीला रंग में चेंज हो जाएगा, और इस पर अगर हम अम्ल का प्रयोग करेंगे मेथिल ऑरेंज पर तब यह गुलाबी रूप में चेंज हो जाएगा। तो देखिए फेनोल्फ्थालीन में क्षार का प्रयोग करते हैं तब गुलाबी होता है, और मेथिल ऑरेंज में हम जब अम्ल का प्रयोग करते हैं तब गुलाबी होता है। और आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा आता है कि इस पत्र पर हम अम्ल का प्रयोग करेंगे तो कौन सा रंग होगा, मेथिल ऑरेंज पर अगर हम क्षार का प्रभाव करें तब कौन सा रंग होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, आप इसको याद करके रखिएगा, इसको समझिए कि रटना है हमको। फिर है गंधीय सूचक। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक में रूपांतरित हो जाए वे गंधीय सूचक कहलाते हैं। नहीं समझे? दूसरी बात थोड़ा सा शॉर्ट में, कि वैसे पदार्थ जो जिस पर हम अम्ल या क्षार का प्रभाव डालें तो उनके रंग में चेंजिंग आ जाए। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, प्याज का रस। आप प्याज को काट के उसका जब आप पीस के रस बनाएंगे और उस पर अम्ल का प्रयोग करेंगे तो उसका जो गंध होता है वह और ज़्यादा तीक्ष्ण हो जाता है। प्याज का जो गंध है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर उस पर हम क्षार का प्रभाव करेंगे तो उसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर कटकुट का चिन्ह दिए हैं। ठीक है, कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्षार पर। फिर वेनिला है, जो आप वेनिला है हमारा वेनिला क्या होता है, जब हम इस पर अम्ल का प्रयोग करेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, जो जैसा उसका प्राकृतिक गंध रहेगा उसी प्रकार से वह रह जाएगा, और इस पर जब हम क्षार का प्रयोग करेंगे तो वह उसका गंध समाप्त कर देगा। ठीक, उसी प्रकार से लौंग का तेल आप सामान्य रहेंगे। जो लौंग का तेल है उस पर अम्ल का प्रभाव करेंगे तो लौंग के तेल में कोई भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, और क्षार का प्रयोग करेंगे तो उसके गंध में कमी आ जाएगा, जिसके कारण से हम इसको क्रॉस का निशान लगाए हैं। तो आप ये समझ लीजिएगा सूचक कितने प्रकार के होते हैं, सूचक किसको कहते हैं, सूचक हमें कितने प्रकार से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। अब हमने देख लिया कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, अम्ल को पहचानने का तरीका हमने समझ लिया। अब उसके बाद हम अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है, वह किस किस धातु से के साथ अधातु के साथ प्रतिक्रिया करके वह किस प्रकार का उत्पाद तैयार करता है, उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अम्ल का और क्षारक का धातु के साथ प्रतिक्रिया। तो देखते हैं अम्ल जब धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो वह लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो उसी प्रकार से क्षारक के साथ भी क्षारक धातु के साथ प्रतिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, मतलब कि दोनों सेम ही कार्य करते हैं। एक एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको, और Zn धातु है, जिंक हो गया, आयरन हो गया, कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आप धातु में इसको ले सकते हैं। तो यह जिंक एक धातु है, और जब हम इसकी प्रतिक्रिया कराएं तो यह ZnCl2 लवण दिया और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। उसी प्रकार से क्षारक में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा यह क्षारक है। क्षारक जब Zn धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो Na2ZnO2 लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो हमने देखा कि दोनों अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पाद के रूप में हमें मिल रहा है। तो हम कैसे जानेंगे कि जो हमें गैस मिल रहा है वो हाइड्रोजन गैस ही है? तो उसको जानने के लिए हम एक आपको जो परीक्षण होता है, एक्टिविटी होता है, उसको हम करके दिखाते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि जो हमारी प्रतिक्रिया में वो गैस प्राप्त हुई है वो हाइड्रोजन ही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है या कोई और गैस नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल स्टैंड लेते हैं।
स्टैंड आप बना लीजिएगा और उस स्टैंड को एक हम बीकर के सहारे, स्टैंड में बीकर हम लगा देते हैं और इस बीकर को, एक कांच का बीकर रहेगा, ठीक। तो इस कांच के बीकर को आप इस प्रकार से अटैच करके स्टैंड के साथ जोड़ देंगे, ठीक। और उसमें हम क्या करेंगे, आप कोई भी अम्ल या धातु का अभिक्रिया करा सकते हैं या क्षार या धातु का अभिक्रिया करा सकते हैं। तो हम सिंपल पहले अम्ल और धातु का अभिक्रिया करा देते हैं। तो देखिए इसमें एक विलयन ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, HCl का ये विलयन है, HCl इसमें भरा हुआ है, HCl का विलयन, इसको आप लिख लीजिएगा। और उसमें हम जिंक का कुछ टुकड़ा डाल देते हैं, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा। तो यह जब अभिक्रिया करेगा तो स्वाभाविक है कि इससे जो गैस निकलेंगे वह गैस इन दोनों की अपेक्षा हल्का रहेगा, तो यह ऊपर की ओर आएगा। और इस जब यह गैस ऊपर की ओर आएगा तो इसको हम एक कॉर्क के माध्यम से बंद कर देंगे और इस कॉर्क में हल्का पतला छेद करके एक हम इससे नली जोड़ देंगे और इस नली को हम पानी में, एक पानी का टैंक ले लेंगे, उसमें इस प्रकार से हम, यह पानी है हमारा, ठीक। इस पानी के टैंक में हम इस नली को जोड़े रखेंगे। तो क्या होगा, जब HCl और इसमें जो Zn है यह दोनों अभिक्रिया करेंगे तो इसमें जो गैस उत्पन्न होगा वह ऊपर की ओर जाते हुए नली से होते होते यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से इस टैंक से फिर से हाइड्रोजन गैस पानी से हल्का होता है, जिसके कारण यह बाहर निकलने का प्रयास करेगा। और यहाँ पर अब हमको पता करना है, तो आप एक गुण पढ़े होंगे हाइड्रोजन गैस का कि जब वह आग के नज़दीक जाता है तो पॉप पॉप की आवाज़ करता है, कुछ आवाज़ आती है। तो इसके लिए हम एक मोमबत्ती ले लेंगे, मोमबत्ती जलता हुआ, और उस मोमबत्ती को जलता हुआ मोमबत्ती को रखेंगे और इससे जब हाइड्रोजन गैस के संपर्क में आएगा तो यहाँ पर एक ध्वनि उत्पन्न होगी जो पॉप पॉप की आवाज़ में होगी ध्वनि। तो हमें पता चल जाएगा कि यह जो गैस है वह हाइड्रोजन गैस है। और इस प्रकार से हम इसको पता भी कर सकते हैं कि अम्ल और धातु की अभिक्रिया में लवण और हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त हुआ। अब हमने अम्ल के साथ देखा कि जो हमारा अभिक्रिया हुआ तो उसमें हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति हुई। हमने यहाँ लिखा है कि क्षारक के साथ भी जो उत्पाद तैयार होता है उसमें भी हाइड्रोजन गैस होता है। तो आप फिर से आप इसको कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पर जो HCl है, HCl के विलयन के जगह पर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन ले लेना है, NaOH का, और धातु जिंक को इसी तरह से छोड़ दीजिएगा और यही प्रतिक्रिया दोबारा दोहराइएगा। फिर से आपको ध्वनि के रूप में कुछ आवाज़ आएगा, तो आपको इस क्षारक से भी मालूम हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस ही निकलता है। ठीक है, अब हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जहाँ पर हम सीखेंगे कि जो अम्ल होता है और क्षारक होता है वह कार्बोनेट के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, खुद अम्ल और क्षारक किस प्रकार से अभिक्रिया करता है और क्या उत्पाद बनाता है, और उसके उत्पाद के भी प्रॉपर्टी को सीखेंगे। और फिर दैनिक जीवन में अम्ल और क्षारक के क्या क्या गुण हैं उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।